हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको आज इतिहास की क्लास लाए हैं। इतिहास की क्लास के अंतर्गत हम लोग मुगल काल के बारे में देखेंगे। मुगल काल के बारे में जानते हुए उसमें कौन कौन से शासक हुए ये आपको बता दिए गए। इसी के साथ साथ हम लोग अब जो मुगल काल के संस्थापक होते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो होते हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग जो कल की क्लास है या कह सकते हैं इसकी पिछली क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि उस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। उसके बाद फिर हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे कि हाँ हमने इसके बाद क्या उन्होंने अपने शासनकाल में क्या योगदान देते हैं, उन्होंने कैसे दिल्ली पे अपना आधिपत्य जमाते हैं और उस समय जब कह सकते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब दिल्ली पे आक्रमण करते हैं या पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, युद्ध के पश्चात या कह सकते हैं युद्ध के दौरान या युद्ध के पहले दिल्ली सल्तनत में क्या स्थिति होती है, कौन राजा या कह सकते हैं कौन से शासक है, कहाँ के राजा होते हैं, इन सब के बारे में जानते हुए फिर हम लोग आज की क्लास को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए आपको बताया गया था सबसे पहले हम लोग मुगल काल के संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन बताया गया था? संस्थापक थे जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन होते हैं? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बाबर का पूरा नाम होता है। क्या होता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का पूरा नाम होता है। ये मुगल काल के संस्थापक होते हैं। कह सकते हैं भारत में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तब उसके बाद इन्होंने भारत में मुगल काल की स्थापना करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये कहाँ के निवासी थे? ये तुर्किस्तान के निवासी होते हैं। जो बाबर होते हैं कहाँ के निवासी होते हैं? ये तुर्किस्तान के निवासी होते हैं। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया था कि जो मुगल काल होता है, मुगल काल को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में विभाजित होता है। ये दो भाग कौन-कौन से होते हैं? एक तरफ होते हैं शक्तिशाली मुगल बादशाह, दूसरी तरफ हो सकते हैं उत्तरकालीन मुगल बादशाह। देख लेते हैं इनको दो भागों में क्या बाँटते हैं? शक्तिशाली शक्तिशाली मुगल बादशाह। क्या होता है पहले? शक्तिशाली मुगल बादशाह। अब शक्तिशाली मुगल अगर बादशाह हैं तो ज़ाहिर-सी बात है इनका कोई ना कोई कार्यकाल तो रहा होगा। कितने लंबे समय अवधि के बीच में शक्तिशाली मुगल बादशाह होते हैं। देखा जाए तो जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ये कह सकते हैं जो बाबर होते हैं उन्होंने भारत में स्थापना करते हैं मुगल काल की, तब से लेके 1526 ईस्वी से लेके कह सकते हैं 1526 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक, जब औरंगजेब के शासनकाल के अंत समय तक शक्तिशाली मुगल बादशाह का ये शासनकाल होता है। कब से? 1526 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक कह सकते हैं। इसको दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के शासनकाल से लेके औरंगजेब के बीच के शासनकाल के अवधि के बीच में आप शक्तिशाली मुगल बादशाह होते हैं। इन्होंने मुगल काल के विस्तार में या कह सकते हैं इसके विस्तृत या कह सकते हैं इसको काफ़ी विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे शासक होते हैं 1526 से 1707 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। अब इसी के साथ-साथ जब उनके बाद 1707 के बाद जो होते हैं, वे उत्तर मुगलकालीन बादशाह होते हैं। कौन होते हैं? उत्तरकालीन मुगल बादशाह। उत्तरकालीन मुगल बादशाह। अब अगर उत्तरकालीन मुगल बादशाह है तो ज़ाहिर-सी बात है इनका कार्यकाल कब से होगा? जो इनका बाद का कार्यकाल होता है 1707 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी के बीच ये इनका कार्यकाल होता है। क्या होता है? 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी के बीच ये इनका कार्यकाल होता है। आखिर इनका उत्तर मुगल कालीन बादशाह ऐसे नाम क्यों पड़ा? उत्तर मुगल कालीन बादशाह नाम पड़ने के पीछे ये कारण है कि अभी तक जितने होते हैं औरंगजेब के कह सकते हैं औरंगजेब तक जितने भी शासक होते हैं वे शक्तिशाली शासक होते हैं। उन्होंने साम्राज्य विस्तार में, उसी के साथ साथ मुगल काल की स्थापना में मुगल काल को चरमोत्कर्ष पे ले जाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। और जबकि उत्तरकालीन मुगल बादशाह वे होते हैं, उन्होंने कह सकते हैं जब मुगल काल का पतन हो रहा था उन पतन में अपना भी सहयोग देते हैं, क्योंकि इनकी असहयोगता का ये कारण था कि इन्होंने ना ही उत्तरकालीन मुगल बादशाह एक भी ऐसे योग्य शासक न होने की वजह से, इसी वजह से मुगल काल का देखा जाए तो अंतर होना निश्चित था। इनके सबसे कारण क्या था? सबसे पहले इनके सही कह सकते हैं जो होते हैं वे अयोग्य शासक होते हैं। इसी के साथ साथ इनके जो आपसी कह सकते हैं जो संबंध थे, संबंध विच्छेद होने की वजह से ऐसे तमाम कारण होते हैं कि मुगल काल के पतन में ये सब कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ साथ अब हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? मुगल काल को दो भागों में बांटा गया। शक्तिशाली मुगल बादशाह, शक्तिशाली मुगल बादशाह के बीच में कहा जाए कितने शासक आपको बताया गया था? सबसे पहले बाबर बताया गया था। बाबर के बाद हुमायूं शासन करते हैं। हुमायूं शासन के बीच में कह सकते हैं जब हुमायूं शासन कर रहे थे, उन्हीं के शासनकाल के बीच में एक नए वंश की स्थापना होती है जो सूर्यवंश का होता है। उसके बाद 1555 ईस्वी में
जब सूर्यवंश कमज़ोर हो जाता है, कह सकते हैं उनके जो सूर्यवंश के शासक होते हैं वे कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर पुनः हुमायूँ आक्रमण करते हैं। उसके बाद दिल्ली को पुनः वह अपने अधीन करते हैं। उसके बाद हुमायूँ के बाद अकबर आते हैं, अकबर के जो पुत्र होते हैं उसके बाद जहांगीर होते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आते हैं, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब शासक करते हैं। ये आपको शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। इन्होंने मुगल काल के उत्थान में एक मुगल काल को चरमोत्कर्ष पे ले जाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसी के साथ हम लोग ये जान लेते हैं, जब बाबर आखिर भारत में आक्रमण कर रहे थे या भारत में उस समय जो अन्य शासक थे उनकी स्थिति क्या थी, वे कहाँ के शासक थे। चलिए देख लेते हैं। अगर बात की जाए तो दिल्ली के शासक उस समय कौन थे, यहाँ लिख दिया जाता है। उस समय देखा जाए तो जब मुगल काल का जब प्रारंभ होने से पहले उस समय दिल्ली के शासक कौन थे। उस समय बात की जाए तो दिल्ली के शासक आपको बताया गया था जो लोधी वंश होते हैं, लोधी वंश के सबसे अंतिम शासक कौन होते हैं। लोधी वंश के सबसे अंतिम शासक जो होते हैं इब्राहिम लोधी, वे शासक बनते हैं दिल्ली की। और इसी के साथ साथ जो उनके छोटे भाई होते हैं वह कहाँ के शासक बनते हैं, वे शासक बनते हैं जौनपुर की। दिल्ली की बागडोर किसके हाथ होती है, दिल्ली की बागडोर होती है इब्राहिम लोधी के बीच में, या इब्राहिम लोधी के हाथ में। ये इब्राहिम लोधी के हाथ में दिल्ली की बागडोर होती है। इसमें कह सकते हैं दिल्ली का जो शासक होते हैं कौन होते हैं, इब्राहिम लोधी होते हैं। ये कहाँ कहते हैं, दिल्ली। दिल्ली के अंतर्गत कई क्षेत्र होते हैं, आप कह सकते हैं जैसे दिल्ली के अंतर्गत आगरा उस समय कह सकते हैं, ये आगरा के अंतर्गत भी आता है। आगरा आता था, जौनपुर भी आता था इसी के अंतर्गत। जौनपुर उसी के साथ साथ जो अन्य कह सकते हैं, जो जौनपुर हो गया उसके बाद बिहार के भी इसमें कुछ क्षेत्र आते थे। किसके, बिहार के कुछ क्षेत्र। ये होता था उस समय। देखा जाए तो जब बाबर कह सकते हैं भारत में आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के पश्चात उस समय दिल्ली के शासक या कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर किसके हाथ में थे। उस समय दिल्ली के जो शासक होते हैं इब्राहिम लोधी। कौन होते हैं, इब्राहिम लोधी होते हैं। तो वे शासक में जो होते हैं उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध किया, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है। इस प्रकार उन्होंने जो बाबर होते हैं दिल्ली को अपने अधीन कर लेते हैं। उसी के साथ साथ जान लेते हैं उस समय पंजाब का शासक कौन होते हैं, क्योंकि जो दिल्ली होता है दिल्ली के आसपास ही के क्षेत्रों को जब जीतेंगे या कह सकते हैं उस पर विजिट करते हैं, तो दिल्ली के जो कह सकते हैं दिल्ली को जो राजधानी के रूप में उन्होंने निर्माण करते हैं, राजधानी बनाते हैं। तो इससे जब आसपास के आप क्षेत्रों को विजिट किए रहेंगे तो उस पर आक्रमण या कह सकते हैं विद्रोह होने की कम संभावना रहेगी। अगर कह सकते हैं आप केवल केंद्र में एक अपने कह सकते हैं केंद्र में वर्चस्व बना रखेंगे, आसपास क्षेत्रों में आपके कह सकते हैं जो असहयोगी या कह सकते हैं आपके जो विरोधी होंगे वो जाहिर सी बात है कि बार बार विद्रोह करते रहेंगे। इस वजह से आपके शासन संचालन करने में कई दिक्कतें आ सकती हैं। इसी वजह से जो बाबर होते हैं उन्होंने दिल्ली के साथ साथ जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं उन पर भी आक्रमण करके उनको अपने क्षेत्र में यह कह सकते हैं मुगल शासनकाल में उसको सम्मिलित कर लेते हैं, उन क्षेत्रों को मुगल काल में सम्मिलित कर लेते हैं। इसी के साथ पंजाब को देखें, उसमें पंजाब का शासक कौन होता था। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के उसमें शासक कौन होते हैं, उस समय पंजाब की बात की जाए तो उसमें पंजाब के शासक कौन होते हैं, पंजाब के शासक होते हैं दौलत खां। कौन होते हैं, दौलत खां। कौन होते हैं, दौलत खां लोधी। उसमें कौन से शासक होते हैं, पंजाब के शासक की बात की जाए तो उसमें पंजाब के शासक कौन होते हैं, पंजाब के शासक होते हैं दौलत खां होते हैं, जो वहाँ के इक़्तिदार होते हैं। कहाँ के, ये होते हैं पंजाब के इक़्तिदार। क्या होते हैं, पंजाब के इक़्तिदार होते हैं। इक़्तिदार का मतलब आपको बता दिया गया। इक़्तिदार का मतलब होता है एक स्वतंत्र भूभाग होता है जिस पे राजा आपको निमंत्रित। इक़्ता का तात्पर्य ये होता था कि जैसे कोई शासक होते हैं, कोई सेनापति होते थे, सेनापति का कार्य होता था कि वह सेना में संचालन करना, और जैसे युद्ध के दौरान अगर वह उस क्षेत्र में विजित हो जाता था तो युद्ध के दौरान जैसे जो भी शासक होते थे उनको वेतन के रूप में एक छोटा सा भूभाग दे दिया जाता था। वह भूभाग दे दिया जाता था जिस पे वो शासक जो होते थे वहाँ के इक़्तिदार बन जाते थे। ये वहाँ पे स्वतंत्र रूप से शासक का संचालन करते थे। बस अंतर इतना होता था कि वहाँ पे वो नियम कानून जो होते हैं वह शासक या कह सकते इक़्तिदार की चलती थी, लेकिन वहाँ से जो प्राप्त आय का कुछ अंश होता था वो राजा को देना होता था। ये कार्य होता था इक़्तिदारों का, कह सकते हैं इक़्ता का मतलब ये होता था। उसमें पंजाब पे कौन होते थे, पंजाब के जो शासक होते हैं दौलत खां होते हैं। दौलत खां पंजाब के इक़्तिदार होते हैं। इसी के साथ साथ अब पंजाब जो दिल्ली के अन्य क्षेत्र होते हैं पास में देखा जाए तो मेवाड़ की बात कर लिया जाए तो मेवाड़ के शासक कौन होते हैं, मेवाड़ के शासक होते हैं राणा सांगा। मेवाड़ के शासक कौन होते हैं, मेवाड़ के साथ शासक होते हैं राणा सांगा। राणा सांगा का एक नाम और था राणा संग्राम सिंह होते हैं। कौन होते हैं, मेवाड़ के शासक कौन होते हैं, मेवाड़ के शासक कौन होते हैं, राणा सांगा। ये होते हैं मेवाड़ के शासक। कौन होते हैं, राणा सांगा। राणा सांगा का जो संबंध होता है देखा जाए तो किस वंश से होता है, अगर देखा जाए तो जो राणा सांगा होते हैं इनका संबंध होता है सिसोदिया वंश से। किससे, सिसोदिया वंश से होता है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित व सम्मानित वंश होता है। कौन होता है, सिसोदिया वंश।
इस प्रकार ये होते हैं उत्तर भारत के शासकों के बीच, जब कह सकते हैं जियाउद्दीन कह सकते हैं जो जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर थे आक्रमण करते हैं, तो ये उत्तर भारत के शासक होते हैं। ये उत्तर भारत के ऐसे शासक होते हैं जो शक्तिशाली शासक होते हैं, जिन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में काफ़ी योगदान देते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जब बाबर आक्रमण करते हैं तो दक्षिण भारत में एक नया कह सकते हैं दक्षिण भारत के समय एक शक्तिशाली राज्य होता था विजयनगर। आखिर विजयनगर के शासक उस समय कौन होते हैं, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है विजयनगर। कौन होते हैं विजयनगर के शासक? विजयनगर विजयनगर के उस समय शासक कौन होते हैं? विजयनगर के शासक की बात की जाए तो उस समय होता है कृष्णदेवराय प्रथम। कौन होते हैं? कृष्णदेवराय। इस समय किसके शासक होते हैं? विजयनगर के शासक कौन होते हैं? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ये होते हैं कहाँ के शासक होते हैं? ये विजयनगर के शासक होते हैं। जब कह सकते हैं बाबर जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो ये शासक होते हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो उस समय शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी होते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो उसमें आगरा क्षेत्र आ जाता था, जौनपुर आ जाता था और साथ ही साथ बिहार के कुछ भूभाग आ जाते थे। ये होता था दिल्ली के दिन। उसमें पंजाब के शासक की बात की जाए, पंजाब के शासक कहाँ थे? दौलत खान लोधी थे। कौन थे? दौलत खान लोधी थे। ये पंजाब के इक़्तिदार थे। उसी के साथ मेवाड़ बात की जाए, मेवाड़ जो होता है राजस्थान राज्य में पड़ता था उस समय, और ये उस समय वहाँ के जो शासक होते हैं राणा सांगा, जिनका एक अन्य नाम था जाना बताया गया है, राणा संग्राम सिंह होते हैं। राणा संग्राम सिंह किस वंश से संबंध होते हैं? ये सिसोदिया वंश से संबंध होता है। काफ़ी ये शक्तिशाली होते हैं, साथ ही साथ ये प्रतिष्ठित और सम्मानित वंश से इनका संबंध होता है। कौन सा वंश होता है? सिसोदिया वंश होता है। ये होते हैं उत्तर भारत के इतने शक्तिशाली शासक होते हैं। इसी के साथ साथ दक्षिण भारत में भी एक उस समय शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, उनका क्या नाम था? विजयनगर का साम्राज्य होता है। विजयनगर साम्राज्य के शासक की बात कीजिए तो कौन थे? कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने बाबर के समय कह सकते हैं अपने दक्षिण भारत में जो विजयनगर होता है उसकी स्थापना में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी के साथ साथ अब हम लोग सीधा बाबर के बारे में जानते हैं। चलिए अगला हेडिंग जो होगा बाबर के बारे में लिखिए। देखिए अब हम लोग सीधा किसके बारे में पढ़ेंगे? अब सीधा हम लोग बात करेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये कह सकते हैं बाबर के बारे में बात करेंगे। आखिर बाबर का जन्म कब होता है, उनके पिता का क्या नाम होता है, माता का क्या नाम होता है, उन्होंने जब जन्म लेते हैं जन्म के समय उनके पिताजी क्या करते थे, ऐसे तमाम क्वेश्चनों के बारे में कह सकते हैं तमाम पॉइंट के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग पहले देखते हैं जो मोहम्मद बाबर होते हैं उनका जन्म कब हुआ था। क्या होता है? जन्म कब होता है देखते हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 14 फरवरी। कब होता है? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कब होता है? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में होता है। कब होता है? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इनका जन्म होता है। स्थान के बारे में जानते हैं, किस स्थान पे होता है? स्थान की बात की जाए तो ये होता है फरगना में। कहाँ पे होता है? फरगना में। फरगना में कहाँ पे का जन्म होता है? इनका जन्म होता है जो बाबर होते हैं इनका जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को होता है। कहाँ पे? फरगना में होता है। और उसकी राजधानी कहाँ थी? अंदीज नगर। कहाँ थे? अंदीजान। और ये स्थान की राजधानी कहाँ थी? राजधानी की बात करें तो राजधानी थी अंदीजान। अंदीजान ये उसमें वहाँ की राजधानी होती थी। कहाँ की? फरगना की जो राजधानी थी क्या थी? फरगना की राजधानी थी अंदीजान थी। ये वहाँ के शासक होते हैं। कैसे पिताजी वहाँ के शासक होते हैं, या कैसे एक छोटे से राज्य होता है उसका देश शासक होते हैं। इसी के साथ साथ इनके पिता के नाम जान लेते हैं। इनके पिता का क्या नाम था जान लेते हैं। इनके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। ये इनके पिता थे। कौन थे? उमर शेख मिर्जा जो थे इनके पिता का नाम था। इसी के साथ साथ जो इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर वंश से इनका संबंध था। कह सकते हैं कौन सा? तैमूर वंश जो था, तैमूर वंश से इनका संबंध था इनके पिता का। किसके साथ? जो तैमूर वंश होता था, तैमूर वंश के जो शासक होते हैं जो उनके कह सकते हैं पुस्तक कह सकते हैं जो पूर्वज होते थे, उन पूर्वजों में इनका एक संबंध था। किसका? उमर शेख। उमर शेख कौन थे? ये बाबर के जो थे, बाबर के पिताजी थे, कह सकते बाबर के पिता थे। और इनकी माता का नाम जान लेते हैं। अगर इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता का क्या नाम था? कुतुल निगार खां। कौन था? कुतुल कुतलुब निगार खां। कुतलुब निगार खां ये इनकी माता का नाम होता है। क्या नाम होता है? कुतलुब निगार खां इनके माता का नाम होता है। इसी के साथ साथ इनके माता का जो संबंध
जो उस समय कह सकते हैं जो चंगेज खां थे, ये तैमूर वंश, इनके पिता का संबंध तैमूर वंश से संबंध था, और इनके माता का जो संबंध था, कह सकते हैं उनके माता का जो संबंध था चंगेज खां के वंशज थे, चंगेज खां के वंशज से। देखा था जो बाबर होते हैं, बाबर दो महत्वपूर्ण वंशों के रक्त से सम्मिलित एक जो बाबर होते हैं, बाबर का संबंध किससे था देखा जाए तो वह तैमूर वंश से भी और चंगेज खान, दोनों वंशों के मिश्रण कह सकते, दोनों वंशों के सम्मिलित से एक नया वंश की स्थापना करते हैं। वह कौन होता है? वो होता है मुगल काल के प्रारंभ करते हैं। इनके अंदर देखा जाए तो जो तैमूर वंश के शासक होते हैं, उनकी तरह वीर योद्धा की भूमिका होती है, और जो उनके पिता माता की जो होती हैं चंगेज खां वंश से एक कुशल कूटनीतिज्ञ के कुशल कूटनीति के प्रतिष्ठावान की तरह इनके अंदर ये सब हुनर होने की वजह से इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं, उसमें विजयी होते हैं। उन्होंने साथ साथ अपने सैन्य गुणों का भी प्रदर्शन किया। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने जो एक कुशल योग्य कह सकते, कुशल योग्य और शासक की तरह वे दिल्ली कह सकते, दिल्ली पे मुगल शासक की स्थापना भी करते हैं। ये होता है। इसी के साथ अब हम लोग जान लेते हैं, इसी बीच इनके पिता की कह सकते हैं कि 11 वर्ष की अवस्था में, जब बाबर 11 वर्ष की अवस्था में होते हैं, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के पश्चात ये फरगना के शासक होते हैं। अगला पढ़ लीजिए, ये देखिए 11 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की आयु में फरगना के शासक के रूप में नियुक्त है। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती, कह सकते हैं जब ये 11 वर्ष के, मात्र 11 वर्ष के होते थे, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात ये फरगना के शासक बनते हैं। शासक कब बनते हैं? 11 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की? 11 वर्ष की अवस्था में फरगना के शासक बनते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने 1504 ईस्वी में काबुल को, इन्होंने अपने शासनकाल में ही, जब उन्होंने 1504 ईस्वी में, यहाँ पे लिखे 1504 ईस्वी में, इन्होंने 1504 ईस्वी में ये काबुल, 1504 ईस्वी में उन्होंने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। कब कर लेते हैं? देखा जाए तो इन्होंने 1504 ईस्वी में काबुल पे, कह सकते हैं काबुल और गजनी पे अधिकार कर लिया। अधिकार करने की इनकी क्या वजह थी? अधिकार करने की इनके जो आसपास की, ये देखा जाए तो जो बाबर होते हैं, बाबर का संबंध कहाँ से था? वे तुर्किस्तान के निवासी होते हैं। तुर्किस्तान के निवासी होने के साथ साथ उनके जो आसपास के क्षेत्र थे, वे इन पर विजिट करना चाहते थे। एक कह सकते हैं बड़े भूभाग का स्वामी बनना चाहते थे। इन्होंने इसी प्रतिष्ठा, ये कह सकते हैं इसी अपने योजना के तहत उन्होंने आसपास के क्षेत्र पे विजय करते हैं। विजय करने के पश्चात कभी को निराशा भी होती है, कह सकते हैं कभी हार का भी सामना करना पड़ता है और कभी जीत का भी सामना करना पड़ता है। इस वजह से इन्होंने जो गजनी होता है, काबुल होता है और गजनी, ये दो राज्यों पे विजिट कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ते हुए भारत पे आक्रमण करते हैं, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे जो भारत में कह सकते हैं या बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में देखेंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे, कौन कौन से शासक थे जिन्होंने उस युद्ध में भारत में आने में बाबर का सहयोग करते हैं, और कौन कौन से राजा थे जिनको उन्होंने पराजित करके उनके भूभाग को दिल्ली कह सकते हैं या मुगल काल के अंतर्गत समाहित कर लेते हैं। ऐसे तमाम प्रश्नों के साथ साथ हम लोग कल की क्लास पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।